मणिपुर में जनजातियों के बीच हिंसा का इतिहास पुराना है, लेकिन वर्ष 2023 के आरंभिक महीनों में राज्य में जो कुछ हुआ उसे लेकर कांग्रेस पार्टी की अति सक्रियता कई प्रश्न खड़े कर रही है। ये वो प्रश्न हैं जिनके उत्तर हर भारतीय को पता होने चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस विषय पर संसद में बहुत कुछ स्पष्ट किया है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जिन्हें एक सरकार खुलकर नहीं बोल सकती। मौन आप रखते हैं, हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम है। खोजी पत्रकार विजय पटेल ने इस बारे में कुछ तथ्य सार्वजनिक किए हैं, जिन्हें इस वीडियो में हम क्रम से आपके सामने रखेंगे। मणिपुर की लगभग 400 किलोमीटर की सीमा म्यांमार से लगी है। इस पर कोई फेंसिंग अर्थात बाड़ नहीं लगी है। यहां एक समझौता है जिसके अनुसार सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक रहने वाले कुकी समुदाय के लोग बिना वीजा के एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। यही गलियारा उन स्थानों में से है जहां विश्व में सबसे अधिक मादक द्रव्यों या ड्रग्स का उत्पादन होता है। इसे ड्रग्स का गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहां जमकर अफीम की खेती होती है और ये करने वाले अधिकांश कुकी समुदाय के घुसपैठिए हैं जो म्यांमार से आए हैं। नेटफ्लिक्स पर एक प्रसिद्ध वेब सीरीज है नार्कोज। इसमें कोलंबियन ड्रग्स माफिया पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक देता है, क्योंकि प्रशासन ने उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की थी। मणिपुर हिंसा के पीछे भी कुछ ऐसा ही कारण बताया जा रहा है। कोलंबिया में ड्रग्स व्यापार के पीछे अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का बड़ा हाथ बताया जाता है। जॉर्ज सोरोस कौन है और वो किस प्रकार से भारत विरोधी षड्यंत्र रचता है, इस बारे में हमारे वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में देख सकते हैं। अमेरिकी पत्रिका एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस रिव्यू के अनुसार जॉर्ज सोरोस ने कोलंबिया में ड्रग्स के धंधे से सबसे अधिक कमाई की। इसमें कोलंबिया का जिलिंस्की परिवार उसका सबसे विश्वस्त साथी था। सोरोस और जिलिंस्की परिवार की निकटता के किस्से अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स में छपते रहे हैं। वापस लौटते हैं म्यांमार अर्थात बर्मा की बात पर। वर्ष 1994 में जॉर्ज सोरोस की नजर म्यांमार पर पड़ी थी। तब उसने वहां के सैनिक शासन को हटाकर अपनी कठपुतली सरकार बिठाने के लिए प्रोजेक्ट बर्मा शुरू किया था। जॉर्ज सोरोस ने कुकी समुदायों और उनके संगठनों को फंड करना आरंभ किया। छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर करोड़ों बांटे गए। इसी प्रकार ढेरों सांस्कृतिक संगठन और एनजीओ बनाकर उन्हें धन पहुंचाया गया। प्रश्न उठता है कि जॉर्ज सोरोस ने म्यांमार में कुकी समुदाय को ही क्यों चुना? वर्ष 1994 में ही जॉर्ज सोरोस से जुड़ा एक थिंक टैंक आरंभ हुआ जिसका नाम था FDLAP। पूरा नाम था फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। इसका उद्देश्य बताया गया लोकतंत्र को बढ़ावा देना। जॉर्ज सोरोस जिन भी देशों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात कहता है, उसका एक ही अर्थ होता है कि वहां पर अपनी कठपुतली सरकार बिठाना। सोनिया गांधी FDLAP संस्था की सह अध्यक्ष बनी और म्यांमार की नेता आंग सान सू की को इसका वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। म्यांमार की नेता आंग सान सू की को लोकतंत्र समर्थक नेता बताया जाता है। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। जॉर्ज सोरोस से उनकी निकटता जगजाहिर है। जॉर्ज सोरोस ने अपनी फंडिंग से एक ड्रग्स पॉलिसी अलायंस बनाया। इसका काम विश्व भर में दबाव बनाकर सरकारी नीतियों में बदलाव करना था। वो ड्रग्स से संबंधित अपराधों को डिक्रिमिनलाइज अर्थात अपराध की श्रेणी से बाहर करवाना चाहता था। बहाना था मानवाधिकारों के उल्लंघन का। जॉर्ज सोरोस की संस्था ने विश्व भर में अभियान चलाया कि ड्रग्स बेचते या खरीदते पकड़े गए लोग
वास्तव में अत्यंत निर्धन हैं और सरकारें उन पर अत्याचार कर रही हैं। उनके विरुद्ध हो रही कानूनी कार्रवाई मानवाधिकारों का उल्लंघन है। वर्ष 2018 में श्रीलंका सरकार ने वहां जड़ें जमा चुके ड्रग्स कार्टेल के विरुद्ध अभियान चलाया था। मादक द्रव्यों का व्यापार करने वालों को मृत्यु दंड की घोषणा भी की गई। इससे जॉर्ज सोरोस भड़क उठा था। उसने ट्वीट करके श्रीलंका सरकार को चेतावनी दी थी कि ड्रग्स तस्करों पर कार्रवाई करके श्रीलंका सरकार अपने लिए डिजास्टर यानी संकट आमंत्रित कर रही है। सोरोस की चेतावनी सच साबित हुई। वर्ष 2022 में श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। यहां तक कि हिंसा और विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। श्रीलंका की ही तरह वर्ष 2018 में भारत ने मणिपुर में ड्रग्स माफिया के विरुद्ध अभियान आरंभ किया। मणिपुर सरकार ने 18,664 एकड़ भूमि में अफीम की खेती को नष्ट करवा दिया। इस दौरान 963 अपराधी ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़े गए। कुकी समुदाय के घुसपैठियों द्वारा हिंसा इस कार्रवाई के साथ ही शुरू हो गई थी। आग में घी का काम किया मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश ने, जिसमें उसने हिंदू मेतेई समुदाय को जनजातीय आरक्षण के लिए योग्य माना। अर्थात मणिपुर में हिंसा का असली कारण ड्रग्स था। जो कोलंबिया और श्रीलंका में हो चुका था, वही अब मणिपुर में भी आरंभ हो गया। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस पूरी हिंसा के पीछे कौन से बड़े लोग हैं। आप स्वयं निर्णय कीजिए कि क्या ये सब कुछ संयोग मात्र है। सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से चल रहे थिंक टैंक में प्रमुख पद पर होना, नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों से जॉर्ज सोरोस के व्यक्तिगत संबंध होना और दो बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले मनमोहन सिंह की बेटी अमृत सिंह का जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में काम करना। संयोगों का यह क्रम बहुत लंबा है। सोनिया गांधी का करीबी हर्ष मंदर भी सोरोस के लिए काम करता है। उसे सोनिया ने मनमोहन सिंह के ऊपर नियुक्त नेशनल एडवाइजरी काउंसिल अर्थात एनएसी का सदस्य भी बनाया था। राहुल गांधी ने जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उनके साथ जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी भी सम्मिलित हुआ। यह भी एक अद्भुत संयोग है कि जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार दोनों के ही निशाने पर अडानी समूह है। दोनों सार्वजनिक रूप से अडानी समूह के विरुद्ध बयानबाजी करते रहे हैं। जॉर्ज सोरोस के लिए अडानी कितना बड़ा कांटा है, ये इसी से समझ सकते हैं कि हिंडनबर्ग की फर्जी रिपोर्ट आते ही सोरोस ने वक्तव्य दिया था कि अडानी संकट से भारत में लोकतंत्र का उदय होगा। आश्चर्य यह है कि भारत का एक भी मीडिया संस्थान गांधी परिवार के किसी सदस्य से कभी ये पूछने का साहस नहीं करता कि उनके जॉर्ज सोरोस से किस प्रकार के रिश्ते हैं। भारत विरोधी इकोसिस्टम चाहता है कि मणिपुर हिंसा को हिंदू बनाम ईसाई बताया जाए। कई लोग अनजाने में उनके इस जाल में फंस भी जाते हैं। ये भी स्पष्ट है कि हिंसा के पीछे मादक द्रव्यों के अंतर्राष्ट्रीय सौदागरों का हाथ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस सारे संकट के पीछे वही शक्तियां हैं जो भारत को पीछे धकेलना चाहती हैं। संभवतः कांग्रेस को लगता है कि जब भारत अस्थिर होगा तो देश विरोधी शक्तियां उसके ही युवराज को कठपुतली बनाकर दिल्ली की सत्ता में बिठाएं।